कहानी शुरू होती है रिकी नाम के एक लड़के से जिसे मर्डर के जुर्म में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद ये सजा उसके लिए बस वक्त काटने जैसा होती। दिन गिनता, साल बदलते और आखिरकार एक दिन बाहर निकल जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कोई आम जेल नहीं है, ये भविष्य की जेल है। सन 2001 के बाद बनी ऐसी जगह जिसके बारे में बाहर की दुनिया को आधी सच्चाई भी नहीं पता। सरकारें तक नहीं जानती कि इनके नाम पर चल रही इन जेलों के अंदर असल में होता क्या है। यहाँ कानून नहीं, सिस्टम चलता है। और सिस्टम का मतलब है कोई गलती माफ नहीं। कैदियों से भरी एक बस भारी भरकम चेक पॉइंट्स पार करती हुई धीरे धीरे मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में दाखिल होती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सख्त निगरानी और ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ बन जाए। देखने में ये भी बाकी जेलों की तरह एक प्राइवेट जेल है, लेकिन अंदर घुसते ही एहसास हो जाता है कि यहाँ सब कुछ अलग है। एक एक करके कैदियों को बस से उतारा जाता है। सबके चेहरे पर डर, थकान और बेबसी साफ झलक रही है। कोई नजरें झुकाए खड़ा है, कोई आसपास देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। तभी इसी भीड़ में से एक कैदी अलग दिखने लगता है। उसके तेवर बाकियों जैसे नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और जिद है। यही है रिकी। गार्ड्स लगातार चिल्ला रहे थे, ऑर्डर्स दे रहे थे, लेकिन रिकी ने किसी की एक नहीं सुनी। वो सीधा चलता हुआ मेटल डिटेक्टर से गुजर गया। अगले ही पल मशीन तेज आवाज में चीख उठी। पूरा हॉल रुक गया। गार्ड्स चौकन्ने हो गए, हथियार तन गए, लेकिन रिकी बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये मैंने याद के तौर पर रखी है। जब तक जिंदा हूँ ये मेरे साथ रहेंगी। उसी पल साफ हो गया था ये लड़का आम कैदी नहीं है। उसके अंदर दर्द सहने की ऐसी ताकत थी जो इंसान से ज्यादा किसी हथियार जैसी लगती थी। इसके बाद सीन बदलता है। एक कोने में एक बूढ़ा कैदी बैठा है जिसके चारों तरफ कुछ गुंडे उसे घेर कर खड़े हैं। उन्होंने उसकी लकड़ी की ट्रेन तोड़ दी थी, वो ट्रेन जिसे उसने अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करके बनाया था। बाकी कैदी बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, जैसे ये सब रोज का खेल हो। लेकिन जब बूढ़े ने टूटी हुई ट्रेन देखी तो उसके अंदर कुछ टूट गया। गुस्से में उसने पास पड़ा वुड स्लाइसर उठा लिया और हमला करने की कोशिश की। यहीं पर सैमुल आगे आया। एक पल भी नहीं लगा, उसने फुर्ती से बूढ़े को पकड़ लिया और उसी स्लाइसर से उसके चेहरे पर ऐसा वार किया कि मांस छिल गया। बूढ़े की चीखें पूरे ब्लॉक में गूंज उठी। शोर सुनकर गार्ड्स दौड़ते हुए आए। सैमुल आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके रास्ते में किसी ने टांग अड़ा दी। वो संतुलन खो बैठा और सीधा कीलों के ऊपर जा गिरा। दर्द से वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। उसके साथी जानते थे ये काम किसने किया है। रिकी से उलझने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सबने पहले अपने बॉस को उठाया और डॉक्टर की तरफ भाग गए। इसी जेल में एक और नाम था, मैट ड्रैगन। बेहद खतरनाक, बेहद ताकतवर और जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया था क्योंकि उसने वार्डन के घोड़े को ही खा लिया था। अगले दिन सैमुल ने गार्ड्स को रिश्वत दी और कहा कि मैट ड्रैगन को बाहर निकाला जाए। ये सुनते ही वो बूढ़ा कैदी रो पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे बुरी तरह पीटा गया। वो लोग वहाँ से ऐसे चले गए जैसे वो इंसान नहीं, बस एक बोझ हो जो अब किसी काम का नहीं। उसी रात उसी दर्द और बेइज्जती ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। रिकी अपनी सेल में चुपचाप बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश को घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे, रिकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ठंडी आवाज में बोला, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद इसे चैन से ले जाने दो। उसके अंदर जो गुस्सा था वो अब रुक नहीं रहा था। अकेले में तेज तूफान जैसी फुर्ती के साथ वो कुंग फू करने लगा। हर मूव में उसका गुस्सा, उसका दर्द साफ झलक रहा था। उसे समझ आ गया था इस जेल में जिंदा रहना है तो हर दिन लड़ना होगा, वरना अंजाम वही होगा जो उसने अभी देखा। अगले दिन नहाने के वक्त मैट ड्रैगन को बाहर लाया गया। शुरू में रिकी उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इस आदमी को खास तौर पर उसे मारने के लिए भेजा गया है, उसने एक पल की भी देरी नहीं की। रिकी ने उसके पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। मैट ड्रैगन की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए, लेकिन सैमुल को बचाने में वो देर कर चुके थे। रिकी अपना काम पूरा कर चुका था। उस पल किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके। और हैरानी की बात ये थी कि इतना सब करने के बाद भी रिकी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने खुद ही अपने हाथ आगे कर दिए और चुपचाप सरेंडर कर दिया। उसने रिकी को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, ताकत, सुरक्षा और जेल में एक अलग रुतबा देने का वादा किया। लेकिन रिकी ने बिना रुके, बिना पलट कर देखे उसका ऑफर ठुकरा दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गैंग नहीं चाहिए थी, उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। मैट ड्रैगन के उस खतरनाक पंच की वजह से रिकी की छाती में फंसी गोलियां अपनी जगह से हिल चुकी थी। हर सांस के साथ दर्द उसके जिस्म में फैल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। इसी दर्द के बीच कहानी हमें अतीत में ले जाती है। फ्लैशबैक में हम यंग रिकी को देखते हैं। वो उस वक्त हाई स्कूल में था। एक दिन वो अपने माता पिता की कब्र पर पहुंचता है। वहाँ पहले से एक अनजान आदमी खड़ा था जो चुपचाप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। रिकी को देखकर वो आदमी चला जाता है, लेकिन यहीं से उसकी नजरें रिकी पर टिक जाती हैं। वो हमेशा दूर से उसे देखता रहता है। अब वक्त आ चुका था सामने आने का। वो आदमी रिकी के सामने आता है और खुद को उसका अंकल बताता है। वो कहता है कि अब उसे वो सब सिखाया जाएगा जिससे वो एक महान फाइटर बन सके। रिकी अपने कुछ मूव्स दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो पूरे दम से अटैक करता है, अंकल उसे आसानी से रोक लेते हैं। तभी वो उसे समझाते हैं कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, दिमाग और शरीर दोनों पर कंट्रोल होना जरूरी है। ट्रेनिंग शुरू होती है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते हैं। रिकी इतना मजबूत हो जाता है कि बड़े बड़े पत्थर अपने नंगे हाथों से तोड़ देता है। दर्द अब उसके लिए एक आवाज बन चुका था जो उसे और मजबूत करती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वार्डन अपने ऑफिस में बैठा है और गार्ड से कहता है कि रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। रिपोर्ट के मुताबिक रिकी ने मर्डर किया था। ना उसका कोई परिवार था, ना कोई जानने वाला। फाइल में साफ लिखा था कि रिकी बेहद खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। लेकिन एक चीज अजीब थी, पिछले 2 सालों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वार्डन ने सवाल किया, इन 2 सालों में तुम कहाँ थे, क्या किया तुमने? धमकियां दी गई, आवाज ऊंची हुई, लेकिन रिकी चुप रहा। उसकी आंखें भी कुछ नहीं बता रही थी। आखिर में वार्डन ने एक लिफाफा निकाला। उसके अंदर एक तस्वीर थी। वार्डन ने उसे अपने हाथों से मसलकर फाड़ दिया। बस यहीं रिकी का सब्र टूट गया। एक ही हाथ से उसने टेबल पर वार किया और टेबल 2 टुकड़ों में बंट गई। वार्डन घबरा गया। गुस्से में उसने रिकी पर गोली चला दी।
लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गई। रिकी ने वो गोली अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर दी। वो चाहता तो उसी वक्त वार्डन को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बस एक आखिरी चेतावनी दी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद रिकी अपनी सेल में बैठा हल्की सी धुन बजा रहा था। तभी एक गार्ड आया और सख्त लहजे में बोला, अगर तूने ये धुन दोबारा बजाई तो बांसुरी तोड़कर फेंक दूंगा। रिकी चुप रहा, लेकिन उसके कानों में वो धुन गूंजती रही। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं। वो आदमी कांपते हुए अपनी जान की भीख मांगता है, वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीजता। उनमें से एक लकड़ी काटने वाली आरी उठाता है, उसे टुकड़ों में काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक वहाँ नारुमी आ जाता है। नारुमी आगे बढ़ता है और ठंडी आवाज में सबको नियम याद दिलाता है। यहाँ उसकी मर्जी के बिना कोई किसी को नहीं मारेगा। ये उसकी जेल है, उसके रूल्स हैं। लेकिन हाथ में हथियार लिए एंड्रू खुलकर उसके फैसले का विरोध करता है। वो ताना मारते हुए कहता है, सैमुअल ने रूल तोड़ा था, तब तुमने उसे छोड़ दिया, अब ये सब क्यों? नारुमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि एंड्रू उसके सामने उसे नीचा दिखा रहा है। अगला पल किसी को संभलने का मौका नहीं देता। नारुमी वहीं लकड़ी काटने वाली आरी उठाता है और सीधा एंड्रू के चेहरे पर दे मारता है। खून फैल जाता है। दूर खड़ा साइक्लोप्स सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हिसाब चल रहा था। थोड़ी देर बाद साइक्लोप्स नारुमी से मिलता है और साफ शब्दों में कहता है, अगर ये यूं ही चलता रहा तो हर सेल में एक रिकी पैदा हो जाएगा, फिर किसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसका एक ही हल है, रिकी को खत्म कर दो, बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। इसके बाद नारुमी ग्राउंड में उतरता है। एंड्रू को एक बड़े से क्रॉस पर बांध दिया गया है सबके सामने, ताकि डर फैलाया जा सके। नारुमी रिकी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। रिकी तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, सबसे पहले एंड्रू को छोड़ दो। नारुमी को ऑनर्डर मिले थे मारने के, सौदेबाजी के नहीं। वो बिना एक पल गंवाए रिकी पर टूट पड़ता है। लड़ाई शुरू होते ही हालात बेकाबू हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर नारुमी रिकी की आंखों पर वार कर देता है। अंधेरा छा जाता है। फिर एक और झटका, वो रिकी के हाथ की नस काट देता है। खून बहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड में खड़े कैदी रिकी के लिए चीयर करने लगते हैं। रिकी पीछे नहीं हटता। वो पास की पाइपलाइन तोड़ देता है और बहते पानी से अपनी आंखें साफ करता है। अब उसे सब साफ दिखाई दे रहा है। कटे हुए हाथ की नसों को वो खींचकर आपस में बांध लेता है, जैसे दर्द कोई मायने ही न रखता हो। ये देखकर नारुमी अंदर से टूट चुका था। उसे समझ आ जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता। हार मानकर वो अपने ही पेट में चाकू घोंपकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। रिकी उसे रोकना चाहता है, लेकिन तभी नारुमी पागलपन में अपनी ही आंतें निकालकर रिकी की गर्दन में लपेटने की कोशिश करता है। उस पल रिकी की आंखों में कुछ बदल जाता है। वो बस इतना कहता है, अब बस, और एक ऐसा मुक्का मारता है कि नारुमी की खोपड़ी चूर चूर हो जाती है। लड़ाई खत्म होती है। रिकी एंड्रू को उस क्रॉस से नीचे उतारता है, लेकिन तभी एक और कैदी का सिर फोड़ दिया जाता है। दहशत फैल जाती है। डर के मारे सारे कैदी रिकी के पीछे छुप जाते हैं। वो चाहते हैं कि रिकी उनकी तरफ से लड़े, लेकिन रिकी सबको मना कर देता है। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, सिर्फ अफसोस था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से पहले ही बहुत खून बह चुका है। वो किसी के लिए हथियार नहीं बनना चाहता था, खासकर किसी ऐसे वार्डन के लिए जिसके इशारों पर चलने वाला वो कोई पालतू कुत्ता नहीं था। इसी बीच हम नारुमी के गोद लिए हुए बेटे एलन को देखते हैं। अपने पिता की मौत से वो अंदर से टूट चुका था। एक दिन वो रिकी को पत्ते से धुन बजाते हुए सुनता है। पास जाकर गौर करता है तो सच्चाई सामने आती है। उसकी जीभ काट दी गई थी। रिकी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपनी फ्लूट एलन को गिफ्ट कर देता है, ऐसी फ्लूट जिसे बिना जीभ के भी बजाया जा सकता है। एलन बदले में रिकी को कुछ बीज देता है। रिकी हैरान होकर पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिले? इन्हें उगाना गैर कानूनी है। एलन उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक राज छुपा था। और फिर वो रिकी को इस जेल का वो काला सच बताने लगता है, जिसे जानने के बाद यहाँ से निकलना और भी मुश्किल होने वाला था। जेल की चार दीवारों के पीछे एक और दुनिया चल रही थी। यहाँ ओपियम की फार्मिंग हो रही थी, एक खतरनाक ड्रग जिससे करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। अब क्योंकि रिकी को ये सारा सच पता चल चुका था, वो उनके लिए सिर्फ एक कैदी नहीं रहा था, वो एक खतरा बन चुका था। तीनों कैप्टन ने चुपचाप मीटिंग बुलाई। माहौल भारी था। सवाल सिर्फ एक था, रिकी का क्या किया जाए। वोंग चूक ने एलन को बुलाया और उसके दिमाग में जहर भरने की कोशिश की। उसने कहा, रिकी ने तुम्हारे पिता को मारा है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन एलन ने बात मानने से इनकार कर दिया। यही गलती उसकी आखिरी गलती बन गई। गुस्से में पागल होकर वोंग चूक ने वहीं उसे मार डाला। उसकी लाश को किसी कचरे की तरह घसीटकर ग्राउंड में फेंक दिया गया। लाश देखते ही कैदियों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद रिकी भी वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सन्नाटा था। तभी अचानक पूरे जेल में फायर अलार्म गूंज उठता है। अफरा तफरी मच जाती है। इसी हंगामे में वोंग चूक देखती है कि ओपियम का पूरा फार्म जलकर राख बन चुका है। सालों की मेहनत, पैसा और ताकत सब कुछ खत्म। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइक्लोप्स को खबर मिलती है कि अगले दिन वार्डन आने वाला है। ये खबर उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। अगर वार्डन को सच पता चल गया तो सब खत्म। उधर रिकी अपने हमले से जल्दी ही रिकवर कर लेता है। ये देखकर वोंग चूक हैरान रह जाती है, क्योंकि ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फैसला हो चुका था। आज रात रिकी को मरना ही था। एक आदमी रिकी की बॉडी में नुकीली सुइयां चुभो कर उसे सीमेंट में जकड़ देता है, जैसे आटे की बोरी को सील कर दिया जाता है। उसका काम तमाम होने ही वाला था कि अचानक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कैदी अपनी सेल में नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और निशाना सिर्फ एक था, रिकी। किसी तरह जान बचाते हुए रिकी लोहे का गेट चीरता हुआ बाहर निकल आता है। वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता, बल्कि कितामा को भी बचा लेता है। जब ये खबर वार्डन तक पहुंचती है कि रिकी अब भी जिंदा है, तो वो अंदर से टूट जाता है। उसका प्लान फिर फेल हो गया था। कुछ देर बाद रिकी की बॉडी पर लगा सीमेंट सूख जाता है। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ऊंचाई से नीचे आ गिरता है। तेज धूप में घंटों इंतजार के बाद भी वार्डन नहीं आता। कुछ गार्ड थककर वहीं झपकी लेने लगते हैं। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखती है और सब तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वार्डन आता है और उसके साथ उसका बदतमीज बेटा भी। वार्डन साइक्लोप्स से पूछता है, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ? सवाल सुनते ही साइक्लोप्स के पसीने छूट जाते हैं। वो झूठ नहीं बोल सकता, बस इतना कहता है, कुछ कैदी बगावत पर उतर आए थे, हमें मजबूरी में कुछ को मारना पड़ा। इतना सुनकर वार्डन किसी तरह खुद को संभाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके ओपियम फार्म जला दिए गए हैं, वो वहीं हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। साइक्लोप्स तुरंत दवा देकर उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन गुस्सा अब भी बाकी था। वो गुस्सा तभी शांत होना था जब रिकी मरे। और तभी जैसे ही वार्डन सामने आता है, रिकी अपने जिस्म पर जमी सीमेंट की मोटी परत तोड़ देता है। एक झटके में वो आगे बढ़ता है और वार्डन की गर्दन पकड़ लेता है।
रिकी उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी पीछे से कितामा आकर उसे पूरी ताकत से लात मारता है। रिकी हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, कितामा उसके हाथों को पकड़कर उसे चीर देने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी भी अब रुकने वाला नहीं था। वो पलटवार करता है और एक ही मुक्के में कितामा के जबड़े पर ऐसा वार करता है कि उसका जबड़ा तरबूज की तरह फट जाता है। खून और चीखें साथ फैल जाती हैं। कितामा को गिरता देख वार्डन घबरा जाता है। वो फौरन एक बटन दबाता है। जेल की छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है। एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस। रिकी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार लड़ाइयों ने उसका शरीर तोड़ दिया था। उसी वक्त वार्डन ऊपर से स्टन गन चला देता है। 1,00,000 वोल्ट का झटका। रिकी तड़प जाता है। उसकी ताकत और भी जवाब दे जाती है। इस अंधे जुनून में वार्डन एक बात भूल जाता है। रिकी किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन कितामा हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबकर वहीं मर जाता है। मशीन रुकती है। सन्नाटा छा जाता है। रिकी फिर वार्डन की तरफ बढ़ता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इरादा था, लेकिन तभी वार्डन एक और बटन दबा देता है। जमीन खुलती है और रिकी सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। ऊपर से भारी जंजीरें गिरती हैं और उसे पूरी तरह जकड़ लिया जाता है। वार्डन कैदियों को ऑर्डर देता है, बारी बारी आओ और इसे जिंदा दफन करो। कुछ कैदी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं। वो खुलकर कहते हैं, हम रिकी को मारने में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जवाब में वार्डन बिना सोचे उन पर गोलियां चलवा देता है। खून गिरता है, डर फैलता है, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। वार्डन जानता था कि बिना खाना और पानी के कोई भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। सांस लेने के लिए रिकी के मुंह तक एक पाइप लगाई जाती है और फिर उसे मिट्टी में दफना दिया जाता है। जमीन समतल कर दी जाती है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। दिन बीतते हैं। कैदी अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। फिर अचानक खबर फैलती है, रिकी जिंदा है। ये सुनते ही जेल के अंदर खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ जाती है, जैसे किसी ने उम्मीद वापस लौटा दी हो। उसी वक्त एक कुत्ता पास में घूमता हुआ आता है। वोंग उसे वहीं मार देती है और उसका लिवर निकालकर उस पाइप में ठूंस देती है ताकि रिकी तक ऑक्सीजन न पहुंचे। वो चाहती थी कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। इसके बाद कहानी हमें एक डरावने फ्लैशबैक में ले जाती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की मिसाई के साथ दरिंदगी करने वाले थे। वो उसका रेप करके मारने वाले थे, लेकिन जैसे ही मिसाई को होश आता है, वो किसी तरह वहां से भाग निकलती है। डर इतना गहरा था कि उसे लगा अब बचना नामुमकिन है। उसी डर में वो छत से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। जब रिकी को इस सच्चाई का पता चलता है, उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट जाता है। उस दिन वो सिर्फ एक फाइटर नहीं बना, उस दिन उसके अंदर वो आग पैदा हुई जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी। मिसाई की मौत की सच्चाई जानने के बाद रिकी का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वो सीधा ड्रग डीलर तक पहुंचा। उस दिन उसने तय कर लिया था कि अब कोई हिसाब अधूरा नहीं रहेगा। उधर जेल के अंदर पूरे 7 दिन बीत चुके थे। सबको यकीन था कि अब सिर्फ एक लाश निकलेगी। वार्डन ने मशीन मंगवाई और खुदाई शुरू करवाई। जब रिकी को मिट्टी से बाहर निकाला गया तो सब सन्न रह गए। उसकी नब्ज चेक की गई, सांसें अभी भी चल रही थीं, जैसे मौत भी उसे लेने से डर रही हो। बिना वक्त गंवाए उसे फिर से कैद कर दिया गया। वार्डन ने उसकी फाइल दोबारा खोली। इस बार उसे साफ दिख रहा था कि रिपोर्ट में कई डिटेल्स गायब हैं। उसने रिकी से पूछा, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? बता दो, वरना ये लोग तुम्हें यहीं मार डालेंगे। रिकी का जिस्म टॉर्चर से टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खामोश थीं। योमी समझ गई थी ये ऐसे नहीं बोलेगा। उसने ब्लेड्स के टुकड़े किए और रिकी के मुंह में डाल दिए। फिर उसका मुंह जबरदस्ती बंद करके एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगी। ब्लेड्स उसके मुंह को चीरते हुए अंदर तक काटते गए। खून बहता रहा, लेकिन रिकी की आवाज नहीं निकली। वो दर्द सह रहा था, झुक नहीं रहा था। उसी रात एक कैदी चुपचाप उसके लिए खाना लेकर आया, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा पानी। उसे खाकर रिकी के अंदर हल्की सी ताकत लौटी, लेकिन ये नेकी ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकी। जेल के एक खबरी ने सब देख लिया और गार्ड्स को खबर कर दी। थोड़ी देर बाद साइबोर्ग गार्ड्स के साथ उस कैदी की सेल में पहुंचा और वहीं उसे मार दिया गया। जब रिकी को पता चला कि जिसने उसकी मदद की थी उसे खत्म कर दिया गया है, तो उसके अंदर कुछ फट गया। जैसे ही साइबोर्ग उसके सामने आया, रिकी ने उस पर टूटकर हमला कर दिया। साइबोर्ग किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन बाकी कैदियों ने उसका पीछा किया। इसी दौरान वार्डन जेल का इंस्पेक्शन कर रहा था। चलते चलते उसने एक कैदी को अपने बेटे के बारे में कुछ गलत कहते हुए सुन लिया। बस फिर क्या था, उसी वक्त उसने उस कैदी के दोनों हाथ कटवा दिए ताकि कोई और दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। हालात और बिगड़ गए। वार्डन ने रिकी पर एक खास तरह की गोली चलाने का आदेश दिया जो शरीर के अंदर जाकर फटती थी। रिकी ने पल भर में साइबोर्ग को अपने सामने खींच लिया और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। गोलियां साइबोर्ग के जिस्म को चीरती हुई उसके अंदर फट गईं। अगले ही पल वो टुकड़ों में बिखर चुका था। अब वोंग आगे बढ़ी। उसने रिकी पर एक के बाद एक जानलेवा वार किए, लेकिन रिकी ने उसके पैरों पर हमला किया और उन्हें तोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी तड़पती हुई। ये देखकर दूसरा कप्तान डर गया और भागने लगा, लेकिन वार्डन ने उसे भागने नहीं दिया, खुद ही उसे ऊपर वाले के पास भेज दिया। अब ग्राउंड में सिर्फ 2 लोग खड़े थे, वार्डन और रिकी। वार्डन ने गार्ड्स को चिल्लाकर कहा, मेरे बेटे को यहां से दूर ले जाओ। जैसे ही वो वहां से गया, रिकी ने पूरी ताकत से वार्डन पर एक पंच मारा। वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी बात सामने आई। जल्द ही वार्डन अपना इंसानी रूप छोड़ देता है और एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो रिकी पर लगातार वार करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ रिकी मार खाते खाते बुरी हालत में पहुंच चुका था। सांसें भारी थीं, शरीर जवाब दे रहा था। तभी उसके दिमाग में अपने अंकल की कही हुई एक बात गूंजती है, हर मॉन्स्टर की एक कमजोरी होती है, अगर जीतना है तो वही ढूंढनी होगी। रिकी इधर उधर नजर दौड़ाता है और तभी उसकी नजर पास रखी एक मीट ग्राइंडर मशीन पर पड़ती है। बस यहीं से खेल पलट जाता है। रिकी पूरी ताकत जुटाकर वार्डन को उठाता है और सीधे ग्राइंडर की तरफ घसीट ले जाता है। एक झटके में उसे मशीन के अंदर फेंक देता है। वार्डन का शरीर कटने लगता है, मांस के टुकड़े उड़ने लगते हैं, पूरा कमरा खून से लाल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात, वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरी कोशिश में वो रिकी को भी अपने साथ खींचने लगता है। रिकी दांत भींचकर अपना पूरा जोर लगा देता है, 1 इंच, फिर दूसरा, और आखिरकार वार्डन पूरी तरह ग्राइंडर के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों में सब खत्म।
बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई मुट्ठी बचती है, जिसे रिकी उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर जेल के दूसरे हिस्से में गार्ड्स और कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। तभी रिकी वहां पहुंचता है और ऊंची आवाज में सबको बताता है, वार्डन मर चुका है, अब तुम सब आजाद हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर कैदियों के चेहरों पर यकीन और उम्मीद लौट आती है। रिकी आगे बढ़ता है और जेल की मोटी मोटी दीवारों पर वार करता है। एक के बाद एक दीवारें टूटने लगती हैं। बाहर की रोशनी अंदर घुस आती है। सालों बाद कैदियों के लिए आजादी का रास्ता खुल चुका था।